नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची झारखंड। रांची एयरपोर्ट पर हुआ गरिमामय स्वागत। एयरपोर्ट से लोक भवन तक की कड़ी सुरक्षा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पाटोत्सव। वैदिक अनुष्ठानों से गूंजा परिसर। दिव्यता में डूबी अयोध्या। प्रतिष्ठा द्वादशी की तैयारियां तेज। दिल्ली हावड़ा रूट बाधित। मालगाड़ी डिरेल। ट्रेनें प्रभावित हुई। रेल परिचालन अब भी ठप। डिरेटमेंट के बाद रूट प्रभावित। कई ट्रेनें रद्द की गई। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग। एक शख्स की मौत की खबर। विशाखापट्टनम के पास का यह हादसा। वाघा में 8 करोड़ का साइबर फ्रॉड उजागर। गाजियाबाद पटना से 2 साइबर ठग गिरफ्तार। पुलिस की अपील, ओटीपी व बैंक डिटेल शेयर न करें। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी कि रविवार शाम विशेष विमान से 3 दिवसीय झारखंड के दौरे पर रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह और राज्य का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लोक भवन तक की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा घेरे में उनका काफिला लोक भवन तक पहुंचा, जहां वे रात्रि विश्राम कर राष्ट्रपति झारखंड प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां रविवार रात राष्ट्रपति के सम्मान में विशेष रात्रि भोजन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें उसकी पसंद के व्यंजनों के साथ झारखंड के पारंपरिक स्थानीय व्यंजनों को भी प्रमुखता दी गई थी, ताकि राज्य और सांस्कृतिक पहचान को भी प्रस्तुत किया जा सके। अपने प्रवास के दूसरे दिन यानी कि आज सोमवार को राष्ट्रपति सुबह लगभग 9:45 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, जहां वहां हेलीकॉप्टर द्वारा जमशेदपुर जाएंगे। जमशेदपुर में वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां वे विद्यार्थियों की डिग्रियां प्रदान करेंगे और राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान करेंगे। दीक्षांत समारोह के पश्चात राष्ट्रपति शाम को रांची से लौटेगी। तीसरे दिन यानी कि कल 30 दिसंबर को राष्ट्रपति सुबह लगभग 11:15 बजे हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। वहां कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे झारखंड के गुमला जिले का भी दौरा करेंगे, स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति रांची से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बात करें रामनगरी अयोध्या, एक बार फिर दिव्यता और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दिव्य वर्षगांठ यानी कि पाटोत्सव एवं प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में वैदिक अनुष्ठानों का भव्य शुभारंभ हो चुका। वहीं प्रातः यज्ञशाला में विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें वास्तु पूजा के उपरांत गम होम एवं सुदर्शन होम सहित अनेक वैदिक कर्मकांड संपन्न कराए गए। सायंकाल भक्तों के लिए विशेष देव दर्शन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत प्रभु श्री राम के उत्सव विग्रह की भव्य पालकी यात्रा मंदिर परिसर में से निकाली गई। जयघोष और भक्ति से गूंजता परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दिया, जहां 5 दिवसीय यह महोत्सव देश के प्रख्यात विद्वान आचार्यों द्वारा जगत गुरु मध्याचार्य जी के निर्देश में संपन्न कराया जा रहा है। 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी के मुख्य आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य यजमान के रूप में भाग लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति रहेगी। इसी अवसर पर मंदिर परिसर स्थित 7 उप मंदिरों में से माता अन्नपूर्णा का मंदिर पर रक्षा मंत्री द्वारा ध्वज फरकाया जाएगा। ऐतिहासिक आयोजन को लेकर संपूर्ण रामनगरी में अत्याधुनिक एवं हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आगामी नए वर्ष को और इस समय पर जो सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं उसके दृष्टिगत श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और
और 31 तारीख को और 1 तारीख को यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन एक्सपेक्टेड है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पहले से ही योजना बनाई गई है। हमारे जो ट्रैफिक का प्लान है एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा, एसपी सिटी, सीओ अयोध्या, सीओ येलो जोन और वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनको प्लान करने के लिए बताया गया है। उनके द्वारा जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी डिमांड कर ली गई है। जो श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग है और जो इंटरनल ट्रैफिक सर्कुलेशन है उसको भी तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो पैदल आवागमन श्रद्धालुओं का होता है विशेष रूप से रामपथ पे, लता मंगेशकर चौक, हनुमान गुफा, टीडी बाजार, यहाँ पर भी अतिरिक्त फोर्स लगा करके, साइनेजेस लगा करके श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा जॉइंटली ये सारी तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी श्रद्धा का निर्वहन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत दिनों से मन में अभिलाषा थी कि इनके दर्शन करूं। बहुत सारी परेशानियां, समस्याओं को झेलते हुए ये दिन हम लोग को मिला कि हमारे राम लला जो हैं अपने यथा स्थान पर विराजित हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं और हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम सभी उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये भी बहुत पावन समय में जब हम नए वर्ष की शुरुआत करने वाले हैं और नव वर्ष के आगमन से पहले ही हम यहाँ आकर और अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि नव वर्ष के शुरुआत में हम श्री राम लला से के दर्शन से शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस के लिए एक अयोध्या जो है सुंदर मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। पूर्व में यही लोग जो थे वह कहीं अन्यत्र कुल्लू मनाली इत्यादि जाकर के दर्शन करते थे और पिकनिक स्थल पे जाकर के विशेष अपना समय बर्बाद करते थे। आज वही अयोध्या है जो लोग अयोध्या के लिए उन्मुख हो चुके हैं। अयोध्या आते हैं, भगवान राम लला का दर्शन करते हैं और यहाँ विभिन्न कुंडों का दर्शन करते हैं। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ा करके जीवन को धन्य करते हैं। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। लाखों श्रद्धालु 1 जनवरी 2026 में अयोध्या आएंगे। अयोध्या में उन श्रद्धालुओं से तांता लगा रहेगा। यह सनातन संस्कृति की सर्वोच्च शिखर पर स्थापना ही है। मानिए भारत जो है पूरे विश्व के मानचित्र पर उद्घाटित हो चुका है। इसलिए पूरे विश्व का नजर अयोध्या के प्रति है और अयोध्या के अगल बगल के जितने लोग हैं और भारत में जितने लोग रहने वाले हैं वो अयोध्या आकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं। माँ सरयू की अविरल धारा में स्नान करके भगवान रामलला का दर्शन करते हैं। उनका मंगल कामना मैं करता हूँ। बात करें नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर सीमेंट लदी मालगाड़ी के 23 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद रेल परिचालन अब भी प्रभावित बना हुआ है। हादसे के दूसरे दिन भी कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए जबकि कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार फिलहाल इस रूट पर ट्रेन सेवाएं पूरी तरह सामान्य होने की संभावना नहीं है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि परिचालन बहाली की स्थिति आज 12 बजे के बाद या फिर आज स्पष्ट हो पाएगी, जहां बीच पटरी के बीच फंसे हुए मालगाड़ियों के डिब्बे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक रेल इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहने की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जहां एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर यालामंचिली में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लगने की घटना सामने आई। एक हादसे में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जहां यह हादसा देर रात हुआ बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जानकारी रात को 1:45 बजे मिली। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के जिन 2 कोचों में आग लगी उनमें से एक कोच में 82 और दूसरे में 76 यात्री थे। ट्रेन के B1 कोच में एक शव बरामद किया गया है। बता दें कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन के यात्री गहरी नींद में थे। जैसे ही ट्रेन के कोच में आग फैलने लगी यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री जल्दी ट्रेन के नीचे उतरने लगे। गनीमत रही समय पर अधिकांश यात्रियों ने कोच को खाली कर दिया। वहीं देखते ही देखते पूरी बोगी धूकर जल उठी, जहां आग बुझाने के बाद दोनों जले हुए डिब्बों को ट्रेन से अलग कर दिया गया। करीब आधे घंटे की देरी के बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। आग बुझाने के बाद ट्रेन के B1 कोच से एक शव बरामद किया गया, जहां मृतक की पहचान चंद्रशेखर के रूप में की गई है। हादसे के वक्त के
कोच B1 में ही थे और आग में बुरी तरह झुलस गए। यह घटना सामने आ रही है जहां टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग की घटना हुई, जहां एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। विशाखापट्टनम के पास का ये हादसा है जहां पर एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। वर्धा जिले के गार्डियन मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने जिला सामान्य अस्पताल के उस हिस्से का निरीक्षण लिया जहां कुछ दिन पूर्व आग लगने की घटना हुई थी। निरीक्षण के उपरांत कलेक्ट्रेट कार्यालय में घटना की समीक्षा एवं जिले के सभी शासकीय अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गार्डियन मंत्री ने निर्देश दिए कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल और बिल्डिंग ऑडिट शीघ्र कराया जाए। गार्डियन मंत्री ने कहा, राहत की बात है कि आग की घटना में कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं गंभीर होती है। आग लगने के कारणों की गहन जांच के लिए गठित समिति को विस्तृत जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी घटनास्थल का निरीक्षण करने को कहा। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी शासकीय अस्पतालों का नियमित ऑडिट करने एवं आवश्यकता पड़ने पर इस क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं की सहायता लेने का भी सुझाव दिया गया। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिले से एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ, जहां फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी कर निकासी किए जाने का मामला सामने आया। एक गंभीर आर्थिक अपराध को लेकर एक कारोबारी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि ठगों ने फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और मामले की तह तक पहुंचे हुए पुलिस ने गाजियाबाद और पटना से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला बक्सा शहर के बड़े व्यवसायी मनोज डोलिया से जुड़ा हुआ है, जो बक्सा बाजार स्थित राजमाता शोरूम के संचालक है, जहां बक्सा की प्रभारी निर्मला कुमारी ने प्रेस रिलीज जारी कर मामले की पुष्टि करते हुए गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई की जानकारी दी। वहीं साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिलावासियों को सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा को एसआईआर के लिए इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का पूरी तरह सफाया हो गया। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद 2027 में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का वही हाल होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सपा के गुंडाराज और जंगलराज को भी कभी स्वीकार नहीं करेगी। एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सूपड़ा साफ हो गया और इनको लगता कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पवारा थी, आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, जिसका तहत 122 सीटों में शिवसेना 68 और मनसे 54 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार मनसे सोमवार यानी कि आज से अपने उम्मीदवारों को डमी फॉर्म वितरित करेगी और नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसी बीच मनसे नेता राजू पाटिल ने भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी युति केवल दिखावे की है, मन से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के लालच में मन से छोड़कर लोग अब दोबारा लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। पाटिल ने दावा किया कि इस बार केडीएससी में मनसे की जीत होगी और नगर निगम में मनसे का महापौर बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त सभा कराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पहली बार हम लोग ये एक्सपीरियंस में से जा रहे हैं कि युति का हमें इसके पहले कभी अनुभव नहीं था। सीट शेयरिंग कैसी की जाती है या कैसे बार्गेनिंग की जाती है, इसका कुछ भी अनुभव नहीं था। फिर भी एक
अच्छे माहौल में हमारे सब सीटें फाइनल हुई है और एक पॉजिटिव ये लेके हम लोग अप्रोच लेके आगे जा रहे हैं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जो ये लोग जो सामने वाले जो सत्ताधारी जो बोल रहे हैं इतने साल से कि हमने विकास किया है, तो वो विकास क्या किया है वही दिखा के हम लोग भी सामने जा रहे हैं। जैसे जो रास्ते बने हैं या जो काम चालू है, जो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम है, इनके विकास के नाम पे जो काम चल रहे हैं उसकी वजह से ये सब। बात करें उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन पुलिस मंथन 25 जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बीट पुलिसिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एआई और बिग डाटा एनालिसिस की मदद से तैयार यक्ष ऐप का लोकार्पण किया। यक्ष ऐप बीट बुक का डिजिटल स्वरूप है, जिसमें अपराध, अपराधी और संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ा पूरा डेटा उपलब्ध होगा। इस ऐप के जरिए बीट पुलिस कर्मियों के रोजाना कार्यों को आसानी से रिकॉर्ड और प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाई जाएगी। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।